हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 का जो एसएसटी का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का, तो उसी को यहाँ पर समझा रहा हूँ, आंसर के साथ आपको बता रहा हूँ। डीए की तरफ से भी आंसर की आ गई, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस पेपर को समझाऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बात और बता दूँ, जो बच्चे न्यू हैं, मैंने एसएसटी की बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं, और जब उसे आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। ठीक है, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। क्लास 7 की प्लेलिस्ट में देख लेना एसएसटी की वीडियो, थोड़ा नीचे कर लेना क्योंकि सारी क्लास 7 की एक साथ प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, अब देखो, मैं बता दूं पेपर का सेम पैटर्न ऐसे रहेगा, और आप यहाँ पर सारा पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी मैं पेपर पूरा दिखा रहा हूँ, आपको पता लग जाएगा कैसे। ठीक है, देखो 15 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप रहने वाले। पहले खंड का में, सेक्शन ए में, ये इंग्लिश में लिखे हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, सिखों ने डैश व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से 20% लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा, मतलब उससे 20% टैक्स लिया जाएगा और उनकी सेफ्टी की जाएगी। तो इसका नाम क्या था, इस सिस्टम का नाम क्या था? इसका नाम था राखी सिस्टम। ठीक है, तो हिस्ट्री की बुक का जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, जो लास्ट चैप्टर है, मैंने इसकी वीडियो भी प्रोवाइड की है, जिन्होंने देखी होगी उनको बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, तो मैं सभी चैप्टर की नहीं बनाई, मैंने एक ज्योग्राफी की सारी जो चैप्टर आ रहे हैं उसकी एक वन शॉट बना दिया था। ऐसे बहुत सारे बनाए हुए, आप देख लो। ठीक है, बाकी आप यहाँ देखो इसे, तो ये राखी आ गया। अब देखो एक बात सुनो, आपको खुद भी काम करना है। यहाँ चौथ लिखा है, एक खालसा लिखा है, ठीक है, यहाँ सरदेश मुखी लिखा है। तो आपको इनके बारे में भी नॉलेज इकट्ठी करनी है, क्योंकि मैंने आपको बोला चैप्टर 8 से, तो मैंने ये सारा समझा दिया। ठीक है, चैप्टर में आपको मिल जाएगा। बाकी आप सबको, जो बच्चे देख रहे हैं जिनको पता है, कमेंट करके इन सब के बारे में लिखे, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए और मुझे भी अच्छा लगे। हाँ भाई, आप सब मिलजुल के हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि प्रथम यहाँ पर कौन सी चीज सही लिखी है। यहाँ पर देखो, तो मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले भी कि बादशाह, ये याद कर लो, बताया था ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है? बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये मुगलों की पूरी सल्तनत का दे रखा है। सबसे ताकतवर था औरंगजेब। ठीक है ना, ये आपको रहना। और लास्ट वाले की बात हो रही, ताकत तो सभी थे, लास्ट में ताकतवर था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी आ गया। फिर उसके बाद थर्ड है ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर आपको सही बताना है। देखिए, आपको ये याद रखना है, यहाँ पर गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो स्लेव्स होते हैं ना, उसे हम बंदुका कहते हैं। ठीक है, रजिया जो थी वो डॉटर थी सुल्तान इल्तुतमिश की, ये भी ट्रू है। ठीक है, रजिया सुल्तान जो थी ना, वो ये कह रहा है काकतिया डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ऐसा नहीं था, वो ममलूक से बिलोंग करती थी। किससे? ममलूक से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। वैसे तो हमारे पास आंसर की है ना, लेकिन थोड़ा आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा सही रहेगा। फिर यहाँ देखो फोर्थ है, ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल शासकों के संदर्भ में सही था। तो देखो, कौन कौन सी बात इसमें सही थी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये नेक्स्ट है, यहाँ पर इसने बोला कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है मुगल रूलर्स को लेकर। ठीक है ना, देखो इसका आंसर तो ये है कि जो मुगल उत्तराधिकारी थे ना, वो सहदायाद के नियम में विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे? को ओनरशिप के ऊपर। ठीक है ना, अब सुनो, ये कह रहा बाबर ने पॉलिसी बनाई थी सुलह कुल की? नहीं, अकबर ने बनाई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि 1611 में नूरजहां ने अकबर से शादी करी थी? नहीं, अकबर से थोड़ी शादी करी थी, जहांगीर से करी थी। किससे करी थी? जहांगीर से। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा ना। फिर ये कह रहे हैं 1526 में
दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जहांगीर ने हराया था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पता है सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। किसने हराया था? बाबर ने। ठीक है, ये याद रखना। तो ये, क्योंकि मैं पता आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि मान लो कोई और क्वेश्चन आ गया तो आप कर तो लोगे आराम से। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये खराज क्या था? तो मैं आपको बता दूं, खराज जो ना एक टैक्स था जो एग्रीकल्चर लैंड पे लगाया जाता था। और पता है कितना हो सकता था? ये 1/3 से लेकर 1/2 तक हो सकता था। ये आपको याद है। तो इसका आंसर ए है। ठीक है ना? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो जो अकबर का राजस्व मंत्री था वो टोडरमल था। ठीक है, कौन था? टोडरमल। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा आपको इन सबको लाइन से लगाना है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया लीस्ट टू मोस्ट लगाना है। अरेंज द गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर टू लीस्ट टू मोस्ट। तो लीस्ट टू मोस्ट में फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ये सीक्वेंस होती है। पता मतलब इसे अरेंज कैसे करना था? देखो, बहुत आसान है। नाइट्रोजन जो है वो 78% के आसपास होती है, ऑक्सीजन 21 के आसपास होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0 पॉइंट, अब कहीं पर 0.3 लिखा है। ठीक है, और कहीं पर जो है वो उसकी मात्रा 0.04 के अराउंड लिखा है। ठीक है, चलो 0.03 या 0.04 जो भी है ना, मान लेते 3 है। लेकिन आर्गन तो 0.9 के अराउंड है ना, तो इसने लीस्ट टू मोस्ट बोला था। तो ये इस तरीके से याद करो जाएगा। और वैसे भी बच्चों को पता ही होगा कि नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा है, लास्ट में आना चाहिए। ये तो आसान था ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो। ये कह रहे हैं जैवीय पर्यावरण का उदाहरण बताइए। देखो, आपको पता होना चाहिए बायोटिक एनवायरमेंट है ना, और एक होता है अबायोटिक एनवायरमेंट। एक होता है अबायोटिक, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक किसे कहते हैं? बायोटिक जो जिंदा होता है, अबायोटिक जो जिंदा नहीं होता। ठीक है, पर ये याद रखना, दोनों के दोनों ना नेचुरल होते हैं। ठीक है, जैवीय और अजैवीय, जैवीय और अजैवीय। तो जो बायोटिक होते हैं ना उसमें पेड़ पौधे आ जाएंगे, और जो अजैवीय होते हैं ना उसमें स्टोन, सॉइल, एयर, इस तरीके से आते हैं। फिर क्या, आइडेंटिफाई कीजिए रोंग मैच को। ठीक है, अगर आपसे एक बात और, अगर ये बायोटिक पूछ रहा है तो आप प्लांट बता दोगे, एनिमल्स बता दोगे अगर दे रखा है तो। अब बायोटिक में एयर, सोइल, स्टोन आएंगे। ठीक है, याद रखना। फिर कह रहा है आपको गलत मैचिंग बतानी है। तो ये कह रहा है जो ये तीनों के तीनों कौन है? आपको पता है ये तीनों के तीनों क्या है? ये महाद्वीप ही तो है ना? लेकिन ब्राजील महाद्वीप थोड़ी है, ब्राजील तो एक देश है ना? आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस अर्थ पर कितने कंटिनेंट हैं? 7 है टोटल। ठीक है, पहला है एशिया, ठीक है, दूसरा है अफ्रीका, ठीक है, फिर है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर ठीक है, फिर उसके बाद है साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, ठीक है, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रखना। ठीक है, मैंने बता दिया। तो ब्राजील तो उसमें आता ही नहीं है, तो इसलिए ब्राजील इसका आंसर हो जाएगा। अभी कह रहे कौन सा लवणीय जल है, मतलब कौन सा नमक वाला है? तो नमक वाले में महासागर आ जाएंगे। ठीक है ना, और ये मीठे पानी वाले हो जाएंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर भी बोल सकते हैं, ओशन आ गया इसका आंसर। 11वीं कह रहे कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये तो हमें पता ही है 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, लेकिन आपको 22 मार्च को याद रखना है। ठीक है, इसी महीने में इस दिन वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंट का पूछा है, तो आपसे वर्ल्ड वाटर डे का पूछने से तो पूछ सकता है जो बच्चे इवनिंग वाले हैं। ठीक है ना, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको यार ना हुगली नदी के किनारे। ठीक है, और जैसे आपसे गंगा नदी पूछ रहे, गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो आप बता देना, पटना में, इलाहाबाद में, ठीक है, यूपी के मतलब बहुत से प्रदेशों में, ठीक है, और बिहार में। ये आप याद रखना। और कौन सी जगह पे गिर जाती है?
बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है ना। या आपसे पूछ लेगा कि गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है, मतलब गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो आपने बुक में पढ़ा होगा घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा रोती नदी कौन सी है, तो कोसी बिहार के अंदर, क्योंकि इसके से बाढ़ आ जाती है। ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, गंगा की सहायक नदियां, सहायक नदियां, ठीक है, ये याद रखना आप। तो सहायक नदियां किसे कहते हैं, जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, जो मेन रिवर में जाकर मिल जाएंगी ना, उससे हम क्या बोलेंगे, सहायक नदी बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। तो गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज होती है, यमुना भी बोल देना, दिल्ली में बहती है, एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन कि यमुना नदी कौन से राज्य में बहती, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो दिल्ली में बहती है, ठीक है ना, यमुना रिवर। और यूपी में बहती है, क्योंकि वहां जाकर संगम में अभी देखा था ना लोगों ने, कुंभ यात्रा में किस तरीके से लोग गए थे, और तीनों नदियों का संगम होता है। तो यमुना रिवर को आप याद रखना, ठीक है, गंगा की क्या है वो ट्रिब्यूटरीज के नाम। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ही बोल रहा है कि एक राज्य की विधानसभा में कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या इतनी है, तो बहुमत पाने के लिए किसी दल को कम से कम कितने विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो देखो बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये इस बार आपके में लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है, ठीक है। तो जो बच्चे इवनिंग वाले, तो आपको बताना चाहिए मेजोरिटी के लिए कितनी सीट चाहिए होती है, तो मेजोरिटी के लिए जितनी टोटल सीट्स है ना, उसका हाफ कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 34। तो जो अगर ये पूरा नंबर आ गया तो एक जोड़ दो, 35। तो मेजोरिटी के लिए 35 सीट चाहिए। और अगर मान लो पॉइंट्स में आना हो, जैसे मान लो 69 हो, तो इसको 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 34.5 के अगला नेचुरल नंबर कौन सा है, 35। अगली प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 35। तो जो प्राकृतिक संख्या होगी वही आंसर आएगा, तो इसका आंसर डी आ गया। ये तो 68 के हिसाब से बताया ना मैंने, कहा अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन 69 आ गए तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, ये कह रहे शॉपिंग, तो शॉपिंग है ना, शॉपिंग मॉल में अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों से मिलते हैं, ये मतलब इसके बारे में कौन सी बात सही है, लेकिन शॉपिंग मॉल गांव में होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड सामान मिलता है, बिल्कुल ठीक है। तो शॉपिंग मॉल के बारे में जैसे आप पूछा है, तो आपसे वीकली मार्केट के बारे में पूछ लेगा, फिक्स शॉप के बारे में पूछ लेगा। वीकली मार्केट जो होती है ना, वो हफ्ते में एक बार लगती है, और अलग अलग जगह पे लगती रहती है, दोनों जगह लग भी गई, ठीक है। उनमें जो प्राइस होता है ना प्रोडक्ट का, वो सस्ता होता है, कम होता है। फिर नेक्स्ट है 15, ये कह रहा है बताइए ये सही है गलत है, तो ये कह रहा है मिड डे मील जो प्रोग्राम है ना, वो सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है, ओके। और ये कह रहा है ये जो सिस्टम है ना मिड डे मील का, ये इक्वलिटी को प्रमोट करता है। तो देखो मैंने इसका आंसर ए बताया था, लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर किया है, यहाँ पर बता रहे हैं कि बी आंसर है, मतलब ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये इसका रीजन नहीं है। देखो मिड डे मील जो है ना, उसमें स्टेट के द्वारा लागू की गई थी, इसका रीजन ये था कि इक्वालिटी को प्रमोट करना। मेरे हिसाब से तो ये रीजन सही है कि दिस सिस्टम मिड डे मील हैज प्रमोटेड इक्वलिटी, क्योंकि रीजन ये है कि जो मिड डे मील है ना, वो इक्वलिटी देता है। अब जो ऑफिसर आंसर किया, वो उसी के हिसाब से आपका चेक होगा। किन बच्चों ने क्या लगाया कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि देखते हैं मैक्सिमम जो है बच्चों ने ए लगाया या बी लगाया, ठीक है, इससे कंफ्यूजन हम देख लेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। ये कह रहा है मेंशन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ त्वारिक एंड त्वारिक। ये कह रहा है इसकी 2 सीमाएं बताइए। तो देखो आप सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो कि तारिक है त्वारिक की क्या कमी है। तो देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि त्वारिक जो है ना, वो उसको लिखने वाले जो लेखक होते थे ना, वो नगरों में रहते थे और गांव के बारे में बताते नहीं थे। दूसरा, इनाम लेने के चक्कर में ना, इनाम लेने के चक्कर में वो कहीं जो बातें हैं ना, वो ऐसे नहीं लिखते थे जो विश्वसनीय हो। मतलब ऐसा माना जाता था कि उसके अंदर जो लिखा जाता था, कुछ गलत भी लिख दिया जाता था ताकि उनको इनाम मिल सके, ठीक है ना। तो ये कमियां होते हैं, सीमाएं बताओ, कमियां बताओ, ठीक है। इंग्लिश में देखो, देखिए जो राइटर थे ना तारिक के, वो जनरली जो है वो सिटीज में रहते थे। कहाँ रहते थे? सिटीज में रहते थे, और इसलिए डिटेल जो थी ना विलेजर्स की या विलेज की, वो नहीं मिल पाती थी। और ये जो तारीख थे ना, जो हिस्ट्री को लिखते थे, ठीक है, वो इस होप में लिखते थे कि उन्हें
रिवॉर्ड्स मिल सके, इसलिए उसकी रेलेबिलिटी पर एक तरह का डाउट था। किस पर डाउट था? रेलेबिलिटी पर, ठीक है, मतलब उसकी विश्वसनीयता पर डाउट था। फिर अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो कि जो मुक्ति है ना उसके दो काम कौन से थे, मुक्ति के दो कार्य आपको बताने हैं। तो देखिए जो मुक्ति थे ना, वो जो भी सैनिक अभियान थे उनका नेतृत्व करते थे। क्या करते थे? नेतृत्व करते थे। और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखते थे। जो इक्ते बने हुए थे ना उनमें, तो दो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आप बता सकते हो कि लीडिंग मिलिट्री ऑपरेशन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरियाज, इस तरीके से आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि आपको ये बताना कि कबीर जी है ना, उन्होंने क्या लोगों को शिक्षा दी है, ठीक है। ये जब हमने पेपर करा था, मैंने आपको पेपर करवाया था, उसके अंदर भी क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। ऐसे आप ना जो बच्चे इवनिंग वाले हैं तो वो बाबा गुरु नानक देव जी की, ठीक है, और जो भी दे रखे ना शिक्षा है, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बाबा गुरु नानक जी की तो नहीं, अभी फिलहाल हम कबीर जी की जो शिक्षाएं हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बताई गई है यहाँ देख लो कि बाहें आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का तिरस्कार किया, मतलब जो आडंबर होते हैं उनको मना किया उन्होंने। आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकते हैं वाली भाषा का प्रयोग किया, भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया। यहाँ पे तीन मेंशन है, आप कोई से भी दो लिख सकते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं डिसडेन फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल ओस्टेंटेशियस वर्शिप, ठीक है, मतलब जो भी बाह्य आडंबर है उनसे डिसडेन कर लेना। और दूसरा है यूज ऑफ लैंग्वेज दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल, आम भाषा का प्रयोग करना। फिर एम्फेसिस ऑन अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन थ्रू डिवोशन, ठीक है, और मतलब सेल्वेशन को कैसे गेट करना, ठीक है, मतलब मोक्ष को कैसे प्राप्त करना, भक्ति के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो जयमंडल किसे कहते हैं या वायुमंडल किसे कहते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि जयमंडल में क्या होता है, स्थल जल वायु जो तीनों को मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, जयमंडल कहते हैं। और वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी की चारों जो फैली वायु की पतली सी परत होती है ना, उससे हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। अब इंग्लिश और हिंदी में एक बार देख लो, ठीक है। ये जयमंडल है, पृथ्वी पर वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं जयमंडल कहलाता है। और वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में सबको एक करना था। देखिए बायोस्फीयर के बारे में क्या लिखा, द नैरो रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर मेक लाइफ पॉसिबल इज कॉल्ड द बायोस्फीयर, ठीक है। और एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या लिखी है आप पढ़ सकते हैं, द थिन लेयर ऑफ एयर स्प्रेड अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डू सम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए बिकम मिनिस्टर। ये कह रहे हैं कि जो एमएलए होते हैं ना वो मिनिस्टर कब बन जाते हैं, कुछ विधायक मंत्री कैसे बन जाते हैं। जैसे अभी दिल्ली के अंदर चुनाव हुए थे तो कुछ मंत्री जो थे ना वो जो विधायक थे ना, विधायक कुछ मंत्री बन गए, जैसे कोई शिक्षा मंत्री बन गया, कोई स्वास्थ्य मंत्री बन गया। तो आखिर ऐसा कैसे होता है, कैसे बन जाते हैं वो, तो यहाँ पर उसी को मेंशन किया गया है, आप ध्यान से समझिए। आप बता दोगे चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। तो फिर जब मुख्यमंत्री बन जाता है उसके बाद फिर क्या हो जाते हैं कि भाई उनमें से कौन कौन मंत्री क्या क्या बनेगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आगे लिख देना। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने कुछ विधायकों का मंत्री के रूप में चयन करता है और इस तरीके से विधायक मंत्री बन जाते हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश में लिखेंगे आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए ऑफ द रूलिंग पार्टी इलेक्ट देयर लीडर हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। पहले हो गया, पहले चीफ मिनिस्टर बन गया। फिर सेकंड पार्ट में लिखोगे आफ्टर दिस द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट सम ऑफ हिज एमएलए एज मिनिस्टर। बस खत्म। इस तरीके से जो चीफ मिनिस्टर होता है वो जिस विधायकों को
मंत्री बनाना चाहता है तो आराम से वो मंत्री बना सकता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन, देखो ये कह रहे यदि आपको मोबाइल फोन खरीदना हो तो उसे आप किस प्रकार के बाजार से खरीदना पसंद करेंगे और क्यों। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहे इफ यू वांट टू बाय ए मोबाइल फोन, अगर आपको मोबाइल फोन चाहिए, फ्रॉम विच टाइप ऑफ द मार्केट वुड यू लाइक टू बाय इट और एंड वाई। तो आप कौन सी मार्केट से खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर देख लो। ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी अपना उत्तर खुद देंगे। तो आप ये लिख दो कि हम जो है ना परमानेंट शॉप से मोबाइल को बाय करेंगे, क्योंकि परमानेंट शॉप में हमें गारंटी मिल जाएगी, हमें अगर कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उससे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स शॉप जो होती है, तो इस तरीके से अगर आपको बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो मॉल लिखूंगा, तो क्योंकि मॉल से ब्रांडेड सामान मिलता है, वहाँ नकली सामान मिलने के कोई चांसेस नहीं है, तो वो भी लिख सकता है, ठीक है। बना बना के आपको लिखना होगा जो भी आप लिखोगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्वेश्चन था कि आपका होलसेल जो मार्केट है ना उसके बारे में बताना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप बता दो कि बना बना के, जो थोक व्यापारी किसे कहते हैं बच्चों, जो प्रोड्यूसर से ना सामान लेकर फुटकर को बेचते हैं, रिटेलर्स को बेचते हैं, और ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ना उनको उधार भी दे देते हैं, उनके माल को गोदाम में अपने रख भी लेते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या मेंशन किया गया, बना बना के उसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको इंग्लिश में मतलब मैंने यहाँ पे हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश वाले बच्चे इसको बना बना के लिख लेंगे, ठीक है ना। तो बाकी अब ये इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश में लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक लिंक का काम करता है। वैसे रिटेलर लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो होलसेलर होता है ना वो क्या करता है, परचेज करता है गुड्स को प्रोड्यूसर से बहुत बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, और सेल कर देता है उसको छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर्स को, और उसके बाद वो कंज्यूमर के पास चला जाता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं अगर बहुत सारे इन इट्स एब्सेंस, अगर वो नहीं होगा तो एसेंशियल जो आइटम होता है ना वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये टाइम को बचा देते हैं, मनी को बचा देते हैं, टाइम को भी और मनी को भी बचा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये है समता मंडल की किन तीन विशेषता के बारे में बताइए। ठीक है, डिस्क्राइब कीजिए एनी थ्री कैटेगरीज ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। देखो स्ट्रेटोस्फीयर, देखो जो जो लेयर्स है ना उन सब लेयर्स के बारे में आप तीन तीन बातें पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर दे रखा है, आपके एग्जाम में कोई और दे सकता है। जैसे यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर भी दे दिया कि दोनों में से बच्चा किसी एक के बारे में बता दे, आपकी ज्योग्राफी की बुक में है ये, ठीक है ना। तो बाकी आंसर यहाँ पे देख लो। तो ये लिखा है कि जो समता मंडल है, ठीक है, ये सौरमंडल के ऊपर की परत है जो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, और इसके फलस्वरूप यहाँ की ये परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती हैं। बस इस तरीके से बना के बोल दिया। और अगर सौरमंडल है तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है, और इसी मंडल में वायु में हम सांस लेते हैं, और मौसम की बहुत सारी घटनाएं, वर्षा, बारिश, कोहरा, ओला, सब इसी में होता है। इस तरीके से आप बता सकते हो कोई से भी 3 पॉइंट। अब इंग्लिश वाले देख लो बच्चों, आप लिख सकते हो कि ये एक लेयर होती है एबव द ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है ना उसके ऊपर ये लेयर होती है, ठीक है, विच एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये जो लेयर होती है ना ये फ्री होती है फ्रॉम किसी क्लाउड से, इसमें क्लाउड वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, बादल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। फिर लिख दोगे एज ए रिजल्ट द कंडीशन हियर आर आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह उड़ सकते हैं, ठीक है। तो लिखे चौथे में कोई भी बच्चा लिखेगा तो उसका नंबर जरूर दे, ठीक है ना। अब इसकी और ट्रोपोस्फेयर सुन लो। ये कह रहे हैं ये जो होते हैं लोएस्ट लेयर होती है एटमोसफेयर की, और इसकी हाइट एवरेज 13 किलोमीटर है, और हम जो सांस लेते हैं इसी में लेते हैं। ये कह रहा है ऑलमोस्ट जितने वेदर होते हैं ना, जैसे रेन हो गया, फॉग हो गया, हेलस्टोन हो गया, वो इसी में आकर होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया, महासागर धराओं की किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में बताइए। अब जैसे इस चैप्टर में जो 3 प्रकार की बारिश है ना, वर्षा कौन कौन सी होती है, और हवा के बारे में, तो वो भी आप क्वेश्चन वगैरह कर लेना, मतलब कौन कौन सी पवनें होती है, तो वो क्वेश्चन भी आप कर लेना। ठीक है, जो बाकी वीडियोस बने वो तो आप देखोगे। ये 5 नंबर में दे रखा है ओशन करंट के बारे में, और ये नहीं पता तो सुनामी क्या होती है और ये मनुष्य की लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है, आपको ये बताना है। ठीक है, ये देख लो। तो देखिए आंसर देख लो, यहाँ पे 5-6 पॉइंट बताए टोटल इसके। ठीक है, तो महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली ये जलधारा होती है। ये गर्म ठंडी दोनों हो सकती है। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है, ये आपको याद रखना है। तापमान को प्रभावित करती है, और यहाँ बता रखा है कि गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने का स्थान सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र, मतलब यहाँ मछली बहुत ज़्यादा पाली जा सकती है, और नौ संचालन में बाधा होती है यहाँ पर, मतलब नाव वगैरह चलाने में वो दिक्कत होती है। इंग्लिश में देख लो, ये कह रहे रेगुलर करंट ऑफ वाटर फ्लोइंग ऑन द ओशन सरफेस। ठीक है, ये कहाँ बहता है, ऑन द ओशन सरफेस पे बहता है। ये कह रहे वार्म और कोल्ड करंट होता है इसमें। वार्म जो करंट होता है वो ऑरिजिनेट होता है नियर द इक्वेटर, और कहाँ बहता है, वो उसकी तरफ जाता है। ठीक है, और आपको यह रखना है कि इससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये कह रहा है क्योंकि यहाँ पर वार्म और कोल्ड दोनों करंट, मतलब जल की धारा बहती है ना, तो ये मछली पालन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और छठा आप ये बता सकते हो कि ऑब्स्ट्रक्शन टू नेविगेशन, मतलब जैसे नाव वगैरह चलाने तो उसमें बहुत ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। देखिए अगर ये नहीं करना तो फिर सुनामी वाला था। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लो, ये आप पढ़ सकते हैं कि समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है, जो ज्वालामुखी फट जाते हैं, तो उससे आ जाती है सुनामी। और ये कितनी ऊंची जा सकती है, 15-15 मीटर ऊपर जा सकती है, और भारत में 26 नवंबर 2004 को आई थी, है ना। ये सारे पॉइंट आप पढ़ लो, देख लो। ठीक है, 4 पॉइंट बताए इन्होंने यहाँ पर। देखिए बता रखा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो ओशन है ना वाटर का, वो डिस्प्लेस हो जाता है ये अर्थक्वेक की वजह से, और ब्लू वाटर इसमें लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है एज रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स अप टू 15-15 मीटर ऊंची आ जाती हैं। ये कह रहा अर्क को इसमें ये सुनामीज होती हैं, और इससे ह्यूज लॉस हो जाता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का। और 26 दिसंबर 2004 को जो है ना, ये सुनामी जो है आई थी। ठीक है ना, और ये इसने इंडिया इंदिरा पॉइंट को, साउथर्न मोस्ट पॉइंट को, ठीक है, और इंडिया के बॉर्डर के उस हिस्से को पूरी तरह से पानी में डुबो दिया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये 9 क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो मराठास की उत्तराखंड में मिलिट्री के कैंपेन वगैरह लगाए गए, सैन्य अभियान किए गए 18th सेंचुरी में, तो मराठाओं के बारे में बताना है किस तरह के उन्होंने क्या क्या करा था। तो मैंने आपको समरी में बताया था ना, मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी। 1720 में भी मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। 1720 के दशक और मालवा और गुजरात मुगलों से छीन ले गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, ये पॉइंट से, बाकी अब ये पढ़ सकते हो सारा। ठीक है, ये आप जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं चैप्टर नंबर 8 में पॉइंट्स में से निकाल लेना, उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब ना ये ये अब मैं इसके आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ आंसर दिखाऊंगा, एक ही मीडियम में अवेलेबल रहेंगे। ये पैसेज है क्योंकि, ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ के आड़े ले लेंगे और कर लेंगे, इसे मैं समझा भी नहीं रहा। ठीक है, और हो सकता है इसके वजह से क्वेश्चन बनकर आ जाए जो पैसेज है इनके बच्चों में। ठीक है, तो अब आप ये देख लो, ये है हिंदी में, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, और ये उसके आंसर है। ठीक है, अमेजन के रिगार्डिंग है, ये देख सकते हो आप आंसर। ठीक है, अब हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जो 11वां क्वेश्चन है, ये देखो, ये भी पैसेज से जुड़ा हुआ है। ये आपकी जो 3rd क्लास है ना,
उसी में से जो ऋणबद्धता वाले चैप्टर ना वहीं से लिया गया। तो ये तो आपको इसी में सारा आंसर मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख लो इंग्लिश में और फिर इसके आंसर देख लो यहाँ पर। ऋणबद्धता का मतलब जब हम किसी की ना छवि बना लेते हैं कि लोग ऐसे ही होते हैं, धारणा, पक्की धारणा बना लेते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसे बोलते हैं। ये देख लो, जहाँ विद्यार्थी स्वयं लिखा है वो आप अपने भाव से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद 12th क्वेश्चन देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, और ये इंग्लिश में है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन देख लो। देखो पैसेज छोड़ना मत, ठीक है। जिनने चैप्टर पढ़ा है आराम से करेगा, नहीं पढ़ा तो पैसेज से आपको हिंट मिल जाएगी, ठीक है। आराम से देख लो। 13 है, ये इंग्लिश में। उसके बाद सेक्शन नंबर एफ है, मैं इसके आंसर दिखा रहा हूँ पहले, है ना, 13 के। जो स्वयं कर मतलब अपने आप से बना बना के लिखना है आपको, ठीक है ना। फिर देखो मैप वर्क है, तो पहले क्वेश्चन देख लो और अच्छे से इसे देख लो। अब इसके आंसर देख लो, ये भी ना आप इसे पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आ रहा था एग्जाम में, ठीक है, एमसीक्यू में। तो ये मैप जो है ना इसका, मैं भी आपको बताता हूँ। ये पहले जो अभी दिखाया था ना क्वेश्चन, जो मैंने कहा था क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो दृष्टि वाले बच्चों के लिए वो बोलेंगे, ठीक है। ये आपने देख लो। तो जैसे गीत गोविंद की रचना किसने करी, जयदेव ने करी, ऐसे। और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने करी, गुरु गोविंद सिंह ने। अब ना मैप वाले जो देख लो मैप, एक इसका एफ रह गया था ना ये वाला, ठीक है, ननकाना साहब तलवंडी, ठीक है ना, गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था। अब मैप देख लो, मैप पूरा देख लो। पंजाब कहाँ है, असम, वेस्ट बंगाल, ये जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, ये आपको सब पता होना चाहिए, गुजरात, ठीक है ना। फिर गुजरात, वेस्ट बंगाल, तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से इसको कर लो। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।